सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है उसका अर्थ मैं ये निकालता हूं, वो कार सेवा रोकता नहीं है। सचमुच में सुप्रीम कोर्ट ने हमें अधिकार दिया है कि हम कार सेवा करें। रोकने का तो सवाल ही नहीं। कल कार सेवा करके अयोध्या में सर्वोच्च न्यायालय के किसी निर्णय की अवहेलना नहीं होगी। कार सेवा करके सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का सम्मान किया जाएगा, पर आचरण किया जाएगा। ये ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक अदालत में लखनऊ की बेंच फैसला नहीं करती आपको निर्माण का काम मत करो। मगर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि आप भजन कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं। अब भजन एक व्यक्ति नहीं करता, भजन होता है तो सामूहिक होता है, और कीर्तन के लिए तो और भी लोगों की आवश्यकता होती है। और भजन और कीर्तन खड़े खड़े नहीं हो सकते। कब तक खड़े रहेंगे? वहां नुकीले पत्थर निकले, उन पर तो कोई नहीं बैठ सकता। तो जमीन को समतल करना पड़ेगा, बैठने लायक बनाना पड़ेगा। यज्ञ का आयोजन होगा तो कुछ निर्माण भी होगा, कम से कम पेटी तो बनेगी। 6 दिसंबर को बहुत सुबह हम लोग बाबरी मस्जिद के सामने पहुंच गए। एक भगवा झंडा भी वहां लग गया था, तो एक बड़ा तनाव का माहौल था और ये नहीं समझ में आ रहा था कि आज होगा क्या। धीरे धीरे भीड़ वहां आती चली गई और काफी बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे। तब तक एक आध और पत्रकारों के पिटने की भी खबर आई। नारे लग रहे थे, सारे बोलो जय श्री राम, गांधी बोलो जय श्री राम, जिन्ना बोलो जय श्री राम, मुल्ला बोलो जय श्री राम। जो कार सेवक हैं वो अंदर घुसने लगे। ढांचा है, ढांचा के आसपास लोहे की रेलिंग लगी हुई है, वो रेलिंग को पार करके अंदर घुसने लगे। अंदर पीएससी के जवान हैं, उनसे वो भिड़ने लगे। एक दो ही पत्थर पड़े होंगे कि पीएससी के सारे जवान वहां से ऊपर से नीचे आ गए। जो लंगर होता है जिससे नाव रोकी जाती है, सरयू में बहुत लंगर दिखता है, वो लंगर फेंक फेंक के ऊपर मार रहे थे और जहां लंगर अटकता था उससे वो गुंबदों पर चढ़ना शुरू हुए। और ये देखते ही देखते बीच वाली जो गुंबद है ना वो गिरी एकदम तेजी से, एकदम धूली धूल हो गई। गुंबद जब पहली गिर गई तो ये नारा लग रहा था, राम नाम सत्य है, बाबरी मस्जिद ध्वस्त है। हमारे सामने मंच नहीं था, हमारे सामने सिर्फ बाबरी मस्जिद थी। जो कुछ टूट रहा है वो सिर्फ एक मस्जिद नहीं है, एक इमारत नहीं है, 450 साल पुरानी कोई रचना नहीं है। ये बहुत बहुत कुछ और टूट रहा है उसके साथ। कर्मचारियों का किसी रूप में कहीं कोई दोष नहीं, कोई कसूर नहीं, कोई कमी नहीं। सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूं, स्वीकार करता हूं। किसी कोर्ट में केस चल रहा है तो मेरे खिलाफ चलाओ। किसी कमीशन ऑफ इंक्वायरी के अंदर कोई इंक्वायरी होनी है तो मेरे खिलाफ कराओ। एनआईसी की मीटिंग में मैंने स्पष्ट किया था
कि गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। 6 दिसंबर को लगभग 1 बजे जब केंद्र सरकार के गृह मंत्री श्री एस चौहान साहब का मेरे पास फोन गया और कहा कि हमारे पास ये सूचना है कि कार सेवक गुम्बद पर चढ़ गए। आपके पास क्या सूचना है? तो मैंने कहा कि मेरे पास थोड़ा सा एक कदम आगे की है कि कार सेवक गुम्बद पर चढ़ गए हैं और कार सेवकों ने गुम्बद को तोड़ना भी शुरू कर दिया। 1992 সালের 6ই ডিসেম্বর তারিখে কি হয়েছিল? একটি স্ট্রাকচার, কাঠামো, যাকে কিছু মানুষ রাম জন্মভূমি বলেন, কিছু মানুষ বাবরি মসজিদ, আবার কিছু মানুষ একে বিতর্কিত কাঠামো বলে থাকেন। সেই কাঠামো ভেঙে ফেলা হয়। স্বাধীন ভারতের ইতিহাস লেখা হলে এই ঘটনার উল্লেখ অবশ্যম্ভাবী। স্বাধীন ভারতের রাজনীতির ইতিহাসও এই ঘটনার উল্লেখ ছাড়া অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। কিন্তু এই ঘটনার বীজ কবে বোনা হয়েছিল? 1000 বছর আগে, 500 বছর আগে, 100 বছর আগে, 40 বছর আগে, নাকি মাত্র 6 মাস আগে? যদি এই ঘটনা আটকানো সম্ভব ছিল তাহলে কেন সেই চেষ্টা করা হয়নি? এই ঘটনা না আটকানোর পেছনে কি কোনো ষড়যন্ত্র ছিল? আর যদি তাই হয়ে থাকে তাহলে এতে সুবিধে হলো কার এবং কেন? 1992 সালের 6ই ডিসেম্বর উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী তখন কল্যাণ সিংহ। যে বিতর্কিত কাঠামো ভেঙে ফেলার দায় তিনি নিজের ঘাড়ে নিচ্ছিলেন। 1528 সালে তার ভিত্তি স্থাপন হয়েছিল মুঘল সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠাতা বাবরের সেনাপতি মীর বাঁকি খানের হাত ধরে। কট্টরপন্থী হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলোর দাবি এই স্থানে আগে মন্দির ছিল, যা ভগবান রামের জন্মস্থান। তথ্য মোতাবেক 1853 সালে এই জায়গাটি নিয়ে প্রথম সংঘর্ষ বাধে। 1885-তে মহন্ত রঘুবর দাস ফৈজাবাদ জেলা আদালতে আবেদন নথিভুক্ত করেন। আদালত রায় দিয়ে বলে, যেহেতু 356 বছর আগেই মসজিদ নির্মাণ হয়ে গিয়েছে, তাই এ বিষয়ে এখন নতুন করে সিদ্ধান্ত জানানো ঠিক হবে না। স্বাধীন ভারতে রাম জন্মভূমি বাবরি মসজিদ বিবাদ প্রথমবার শুরু হয় 1949 সালের 21 এবং 22 ডিসেম্বর রাতে। 21 ও 22 ডিসেম্বর 1949 রাতে বিতর্কিত কাঠামোর মধ্যেই রামলালার দর্শন পাওয়া গিয়েছে বলে দাবি জানানো হয়। গোটা অযোধ্যাতে শুরু হয়ে যায় এই নিয়ে আলোচনা। विधिवत भीड़ थी। एक बाबा रामदास हुआ करते थे। हमको जो पता चला, मैं स्कूल पढ़ता था, तो इत्तेफाक से पीटीए कहे कि था, फील्ड में थे, तो बाबा रामदास पहुँचे, कहें अरे बच्चों बच्चों, अरे तुम्हें मालूम नहीं है कि रामलला प्रकट हो गए हैं? तो हमने रेफरेंस पूछा उनसे, पूछा तो सब के सब लोग वहाँ गए और वहाँ दर्शन किए। दूर से दर्शन होते थे। উনিশশো 1949 এই ঘটনার পর 23 ডিসেম্বর ফৈজাবাদ থানায় এফআইআর রুজু করা হয়। এফআইআর নম্বর ছিল 167/49। এই নামেই এবিপি নিউজের তথ্যচিত্রে অযোধ্যা মামলার সঙ্গে সম্পর্কিত বিভিন্ন মানুষ বিভিন্ন রকম দাবি করেছিলেন। 22/23 की रात में ये हुआ कि जो इनर कर्टयार्ड था, उसका जो सेंट्रल डोम था, उस सेंट्रल डोम में भगवान के प्रकट होने का कोई प्रकाश, जैसा कि लोग बताते, हम लोग तो थे नहीं अनिस्पात, कि कोई प्रकाश पुंज आया और उसमें भगवान का प्रकटोत्सव माना गया और ये हुआ कि यही मुख्य जन्म स्थान है। অযোধ্যা এবং তার আশেপাশের এলাকায় 21 ও 22 ডিসেম্বর রাতের ঘটনার পর উত্তেজনার পারদ ক্রমেই চড়ছিল। জেলা প্রশাসন বিতর্কিত জায়গায় যাতায়াত বন্ধ করে দেয়। প্রশাসনের এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে 1950-এ গোপাল সিংহ বিশারদ ফৈজাবাদ জেলা আদালতে যান। That was a suit for injunction simpliciter. On the ground
कि साहब हम हिंदू हैं, ये हमारी श्री राम की जन्मभूमि है, हम इस स्थान की पूजा करते हैं, कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और कुछ मुसलमान लोकल 4-5 ये इंटरफियर करते हैं, हमारे आने जाने में अवरोध कर रहे हैं। পরবর্তীতে ভগবান রামলালাকেও বাদী পক্ষে শামিল করে নেওয়া হয়। हमारे पक्ष के मुताबिक कि हिंदू इसको हमेशा अपनी जन्मभूमि मानता रहा और ये एबंडेंट एविडेंस है कि हिंदू ने कभी भी अपने क्लेम को एबंडन नहीं किया राइट फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। और बाहर राम चबूतरा, सीता चरण चिन्ह, रसोई, ये सब एडमिटेडली इट वाज इन पोजेशन ऑफ हिंदू। পরে মুসলিমদের পক্ষ থেকেও আদালতে যাওয়া হয়। তাদের বক্তব্য ছিল 21 ও 22 ডিসেম্বর রাতে মূর্তির দর্শন পাওয়ার মতো কোনো ঘটনাই ঘটেনি, বরং লুকিয়ে মূর্তি রেখে আসা হয়েছিল। वो मूर्ति उनके लिहाज से चबूतरे पर रखी थी, उसको उठाकर चोरी से वहां अंदर रख दिया गया। यही सरकार ने, जो दरोगा था उसने रिपोर्ट में लिखवाया कि चोरी से मूर्तियां गुंबद के नीचे रख दी गई। और यही सरकार ने जो अपना दावा दाखिल किया है 1950 में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने, SSP ने उन्होंने लिखा। মূর্তির দর্শন পাওয়া এবং বিতর্কিত জমি নিয়ে 4টি পৃথক পৃথক দাবি আদালতে করা হয়েছিল। সব মিলিয়ে মামলাটি হয়ে দাঁড়ায় অযোধ্যার প্লট নাম্বার 583-র মালিকানার লড়াই। এই জমির মধ্যেই ছিল সেই বিতর্কিত কাঠামো। আদালতের কাজ চলছিল এমন সময় 1986-তে মামলায় এক নতুন মোড় আসে। যে জায়গায় মূর্তির দর্শন পাওয়ার দাবি করা হয়েছিল সেই জায়গার তালা ফৈজাবাদ জেলা জজের আদেশ অনুসারে খুলে দেওয়া হয়। সে সময় দেশের প্রধানমন্ত্রীর নাম রাজীব গান্ধী। যদিও নির্দেশ দিয়েছিল আদালত, কিন্তু সরকার যে দ্রুততার সঙ্গে নির্দেশ পালন করেছিল তা নিয়ে বিভিন্ন মহলে প্রশ্ন উঠেছিল। জেলা প্রশাসন জেলা আদালতের নির্দেশ পালন করতে সময় নিয়েছিল মাত্র 40 মিনিট। দূরদর্শনে তালা খোলার ঘটনার সম্প্রচারও হয়েছিল। রাজীব গান্ধীর সরকার তালা খোলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল শাহবানু মামলায় সুপ্রিম কোর্টের রায়কে পাল্টে দেওয়ার ঘটনার পর। इतनी जल्दीबाजी जो हुई अदालत की तरफ से, उसमें प्रशासन का रुख अहम था। उन्होंने कहा कि भाई ताला खोलने से कोई लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं होगी, और उसमें जज ने ताला खुलवा दिया। और खुलवाने से एक जो बात जो मुस्लिमों को खास करके अखरी वो ये कि जिस तरह से उसको दूरदर्शन पर प्रसारित किया गया, टेलीवाइज किया गया, तो मुस्लिम समुदाय को लगा कि ये पहले से कहीं सुनियोजित था। उनको ये लगा कि एक सामान्य अदालती प्रक्रिया नहीं है। প্রধানমন্ত্রীর আগের পর্বে শাহবানু মামলার উল্লেখ করা হয়েছিল। শাহবানুকে নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের বিরোধিতা করেছিল বেশ কিছু মুসলিম সংগঠন। এই বিরোধিতার তীব্রতায় মাথা নোয়াতে বাধ্য হয়েছিলেন খোদ রাজীব গান্ধী, এবং ফলস্বরূপ আইন তৈরি করে আদালতের রায়কে পাল্টে দেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হয়। আর তার ফলে মুসলিমদের অকারণ আকৃষ্ট করতে চাওয়ার অভিযোগ উঠতে থাকে তাঁর বিরুদ্ধে। শোনা যায় এই অভিযোগের জবাব দিতেই নাকি বিতর্কিত কাঠামোর তালা খোলার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। আর তালা খোলা হতেই কট্টর হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলি কোমর বেঁধে মন্দির নির্মাণ আন্দোলনে নেমে পড়ে। সময়টা ছিল 1989-এর ফেব্রুয়ারি মাস। ইলাহাবাদে কুম্ভ মেলা চলছিল। আচমকাই একটি ঘোষণা হয়। বলা হয় 9 মাস পর নভেম্বর মাসে নির্মাণ কাজের জন্য শিলান্যাস করা হবে। এই উদ্দেশ্য পূরণে দেশের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে শিলা পুজোর উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ধর্মীয় ভাবাবেগ তখন চরমে। विश्व हिंदू परिषद, संघ परिवार ये भी आमादा थे कि कोई हल नहीं निकलना चाहिए, तो कोई हल नहीं निकलना चाहिए, तो इसलिए वो शिलान्यास स्थल जहाँ पर एक सहमति हुई थी, उसके बजाय वो दावा ठोकते रहे कि नहीं मस्जिद पूरा हम लेंगे, वो कलंक है, उसको गिराना है, वहीं पे गर्भगृह बनाना है। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের তত্ত্বাবধানে গ্রামে গ্রামে শিলা পুজোর আয়োজন হতে থাকে। ইটের ওপর রাম নাম লিখে শোভাযাত্রা বেরোতে থাকে। উদ্দেশ্য ছিল এই ইটগুলিকে অযোধ্যায় নিয়ে এসে রাম মন্দির নির্মাণ। অযোধ্যায় শিলান্যাস অনুষ্ঠানের দিনও ক্রমেই কাছে এগিয়ে আসছিল। এই উদ্দেশ্যেই
1989 17 অক্টোবর ভিএইচপি নেতৃত্ব স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বুটা সিংহর সঙ্গে দেখা করে। তারা দাবি করেন শিলান্যাস অনুষ্ঠানে যেন কোনো রকম বিলম্ব এবং সমস্যা তৈরি করা না হয়। সরকার শিলান্যাসের সম্মতি দেয়। कांग्रेस कोशिश ये कर रही थी कि वो जो इनका जो कोशिश है संघ परिवार की, भारतीय जनता पार्टी की, इन लोगों की, कि वो हिंदू समुदाय की भावनाओं को हाईजैक करके एकजुट करें, तो कांग्रेस भी ये दिखाना चाहती थी कि नहीं, हम मुस्लिम परस्त नहीं हैं और हम भी जो हिंदू सेंटिमेंट है, जो लेजिटिमेट हिंदू सेंटिमेंट है, जो मध्यम मार्गी हिंदू है, उसको वो चाहते थे कि हम भी उसको ये दिखाना चाहते थे कि हम आपके साथ हैं। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বুটা সিংহ এবং উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী নারায়ণ দত্ত তিওয়ারির উপস্থিতিতে বিতর্কিত কাঠামোর কাছে শিলান্যাস করে দেওয়া হয়। সাংবাদিক শীতলা প্রসাদ এই সময় বুটা সিংহের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। कि अगर यहाँ प्रस्तावित शिलान्यास के अनुसार मंदिर बन गया तो ये 4 फीट और पश्चिम तक जाएगा, माने कि मस्जिद का कोई हिस्सा जो है वो बचेगा नहीं। तो मैंने कहा बूटा सिंह जी अब बताइए, आप कहना रही ये तो मुझे सूचना नहीं थी और ये था और मुझे गलतफहमी हो गई और ये हो गई, और उसके बाद जो है और उन्होंने जो है ये सब तथ्य आया। तो इस तरीके से ये दोनों राजनैतिक स्वार्थ एक साथ नहीं हो सकते थे। ये सिर्फ डिश देने का सवाल था कि हम विश्व हिंदू परिषद से भी अधिक हिंदू कैसे बन जाएं। এই শিলান্যাসের তীব্র বিরোধিতা করে মুসলিম সংগঠনগুলি, কিন্তু সেই বিরোধিতাকে একেবারেই আমল দেওয়া হয়নি। অন্যদিকে শিলা পুজোর ফলে দেশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি যথেষ্টই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছিল। শুধু 89-এই 706টি সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে, মৃত্যু হয় 1176 জন মানুষের। সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল বিহারের ভাগলপুর। সংঘর্ষের শুরুটাও হয়েছিল শিলা পুজোর শোভাযাত্রা চলাকালীনই। সংঘর্ষ শুরুর 2 দিন পর ভাগলপুর পরিদর্শনে যান রাজীব গান্ধী। सर एक आखिरी सवाल, रामशिला जुलूस में बैंड क्यों नहीं लगाए जा रहे हैं? अभी तक रामशिला आयोजनों से कोई भी लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम सामने नहीं आई है। টানা 2 মাস ধরে সংঘর্ষ চলেছিল ভাগলপুরে। মৃত্যু হয়েছিল অন্তত 1000 মানুষের। মৃতদের অধিকাংশই ছিলেন মুসলিম। অন্যদিকে 1989-এর 3রা নভেম্বর রাজীব গান্ধী পৌঁছন ফৈজাবাদে। এখান থেকেই তিনি নিজের গদি বাঁচানোর অভিযান শুরু করেন। आप हमें वोट दीजिए, हम राम राज्य वापस लाएंगे। मुझे भी हिंदू होने पर गर्व है। এখানে তিনি রাম রাজ্য আনার কথা বলেন। রাজীবের ভাষণ লিখে দিয়েছিলেন কংগ্রেসের প্রবীণ নেতা মণিশঙ্কর আইয়ার। তাঁর বক্তব্য অনুযায়ী বক্তৃতার স্থান এবং শব্দ শেষ মুহূর্তে বদলানো হয়েছিল। শুরুতে রাজীব গান্ধীর পঞ্চায়েতি রাজের স্লোগান দিয়ে রাজস্থানের নাগৌর থেকে নির্বাচনী প্রচার শুরু করার কথা ছিল। एक मध्य स्तर के कांग्रेस लीडर तब के, जो अब काफी वरिष्ठ हो गए हैं, वो आए जबकि मैं राजीव जी के साथ बैठा था और उन्होंने कहा कि सुनने में आया है कि आप कहीं राजस्थान जा रहे हो, मुद्दा तो ये है अयोध्या, तो पार्टी ने मुझे भेजा आपसे ये कहने के लिए कि खुदा के वास्ते आप इधर उधर न घूमिए और पंचायत राज के बारे में आपको कुछ कहना है तो कहिएगा, लेकिन देश आपसे ये जानना चाहता है कि अयोध्या में क्या होगा। तो प्रोग्राम बदला गया। जो उनका पहला भाषण था उसका मसौदा मैंने ही तैयार किया। उस दिन जबकि हम फैजाबाद गए, वहां राम राज्य का कुछ नहीं लिखा था। ये शायद किसी ने उनको बताया होगा मंच पर, लेकिन कांग्रेसिया को रामराज्य का जिक्र करना, इसमें क्या गलती है? गांधी जी इसकी बात करते थे। 1989-এ সাধারণ নির্বাচনের আগে রাজীব গান্ধীকে ঘিরে রেখেছিল বোফোর্স ইস্যু। বোফোর্স কামান কেনায় কেলেঙ্কারির অভিযোগ ছিল তাঁর বিরুদ্ধে। রাজীব মন্ত্রিসভায় অর্থ এবং প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের দায়িত্ব সামলানো বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংহ দল ছেড়ে বেরিয়ে এসে কংগ্রেসকে এই ইস্যু নিয়েই চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিলেন।
রাজীব গান্ধী তখন নরম হিন্দুত্বের লাইন নিলেন। कांग्रेस ने यह गलती की कि उसने खुलेआम, जैसे राजीव गांधी का फैजाबाद से चुनाव प्रचार शुरू करना, सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन लेने की तरह दिखाई देता है और था भी। দুর্নীতি ইস্যুর সামনে মুখ থুবড়ে পড়ল রাজীব গান্ধীর নরম হিন্দুত্বের লাইন। 1989 সাধারণ নির্বাচনে পরাজয় হল কংগ্রেসের। সরকার তৈরি করলেন বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংহ। ভিপি সিংহ সরকারকে বাইরে থেকে সমর্থন করল বিজেপি। দুটি থেকে বেড়ে বিজেপির তখন আসন 88। ক্ষমতায় এসেই ভিপি সিংহ উভয় পক্ষকেই আশ্বাস দিলেন একটু সময় পেলেই তিনি অযোধ্যা মামলার নিষ্পত্তি করতে সক্ষম হবেন। কিন্তু নিষ্পত্তির আগেই 30 অক্টোবর 1990 থেকে সাধু সন্তরা মন্দির নির্মাণের ঘোষণা করে দেন। অন্যদিকে যেভাবে ভিপি সিংহ পিছিয়ে পড়া জনজাতিদের জন্য মণ্ডল কমিশন লাগু করার সুপারিশ করেছিলেন, তাতে বিজেপির মনে হয়েছিল সরকারের এই পদক্ষেপের ফলে তাদের উচ্চ বর্ণের ভোট ব্যাংক ভারতীয় জনতা পার্টিকে দোষ দিতে পারে। এই প্রেক্ষিতে লালকৃষ্ণ আডবাণী 1990-এর 25 সেপ্টেম্বর থেকে সোমনাথ থেকে অযোধ্যা পর্যন্ত 10,000 কিলোমিটার রথযাত্রা কর্মসূচির ঘোষণা করেন। सांप्रदायिक माहौल बिगड़ा था और अगर बिगड़ा था तो फिर उसका कैसे फायदा उठाया गया, कैसे उसका लाभ लिया भारतीय जनता पार्टी ने, कि वो पार्टी जो 5-7 सीटों पर हुआ करती थी, 52-54 सीटों तक पहुंच गई उत्तर प्रदेश में। लेकिन लोगों को ये समझ में आया कि जब वो खत्म हुआ तो वापस भारतीय जनता पार्टी 10 सीट पर आ गई। শুরুতে ভিপি সিংহ সরকার রথযাত্রা আটকানোর কোনো চেষ্টাই করেনি, আর সরকারের নিষ্ক্রিয়তার সুযোগ নিয়ে লালকৃষ্ণ আডবাণী রাম মন্দির আন্দোলনের মুখ হয়ে উঠলেন। আডবাণীর রথ বিহারের সমস্তিপুরে পৌঁছতেই 23 অক্টোবর সকালে তাকে গ্রেফতার করা হয়। ফলস্বরূপ সরকারের ওপর থেকে সমর্থন প্রত্যাহার করে বিজেপি। এরপর কংগ্রেসের সমর্থনে চন্দ্রশেখর সরকার গঠিত হয়, কিন্তু সেই সরকারও বেশি দিন টেকেনি। बातचीत का नतीजा यह निकला कि कहां कहां पर इन लोगों के मिलन बिंदु है वो मालूम हुआ। और विश्वनाथ प्रताप जी के समय में आपको स्मरण होगा कि एक अध्यादेश बना था, जारी हुआ था। वो अध्यादेश एक तरह से उस समय की परिस्थितियों में इसका सही समाधान था, लेकिन एक पक्ष द्वारा बाद में विरोध करने के कारण 3 दिनों के बाद उस अध्यादेश को वापस ले लिया गया। तो विश्वनाथ प्रताप जी के समय में भी एक बार समाधान का बिंदु आया था। और चंद्रशेखर जी बड़े सुलझे हुए आदमी थे। जब उन्होंने दोनों पक्षों को सुन लिया, सारी बातें जान ली, प्रोफेसर बीबी लाल साहब से एक रिपोर्ट मंगाई, इसी पर अध्यादेश बन रहे थे कि चंद्रशेखर जी की सरकार वो छोटी सी बात जासूसी में चली गई। नहीं तो चंद्रशेखर जी यदि 6 महीना रहते इसका समाधान वे अपनी ओर से कर लेते। 1991 সালে আবার নির্বাচন। সেই নির্বাচনের প্রচার চলাকালীনই হত্যা করা হয় রাজীব গান্ধীকে। নির্বাচনের ফলে দেখা যায় মসনদে প্রত্যাবর্তন ঘটেছে কংগ্রেসের। দলের প্রবীণ নেতা নরসিংহ রাও দেশের প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হন। ক্ষমতায় এসেই উত্তরাধিকার সূত্রে তিনি হাতে পান অযোধ্যার রাম জন্মভূমি বাবরি মসজিদ বিতর্ক। কেন্দ্রে কংগ্রেস সরকার তৈরি হলেও রাম মন্দির ইস্যুর জেরে বিজেপি বেশ কয়েকটি রাজ্যে নিজেদের সরকার গড়তে সক্ষম হয়েছিল। উত্তরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান এবং হিমাচল প্রদেশে বিজেপি ক্ষমতায় আসে। 1991 জুন মাস উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী হলেন কল্যাণ সিং। ঠিক তার পরের মাসেই তিনি বিজেপি নেতা মুরলী মনোহর যোশীর সঙ্গে অযোধ্যা গিয়ে শপথ নিলেন, রাম লালা হাম আয়ে হ্যাঁ, মন্দির यहीं बनाएंगे। আর এই সঙ্গে সূচনা হলো সংঘ পরিবারের রাম মন্দির নির্মাণ কর্মসূচির। অযোধ্যা সফরের 15 দিন বাদেই কল্যাণ সিংহ একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেন। সিদ্ধান্তটি হল বিতর্কিত কাঠামো এবং তার আশেপাশের মোট 2.77 একর জমি নিজেদের কবজায় নেওয়া, অর্থাৎ অধিগ্রহণ। এখানেই শেষ নয়, বিতর্কিত জমিতে রাম মন্দির নির্মাণের জন্য গঠিত ট্রাস্ট রাম জন্মভূমি ন্যাসকে মাত্র $1 বিনিময়ে 2.77 একর জমি লিজ দিয়ে দিলেন কল্যাণ। মুসলিম সংগঠনগুলি এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আদালতে গেল। এলাহাবাদ হাইকোর্ট রাজ্যের এই সিদ্ধান্তের ওপর স্থগিতাদেশের নির্দেশ দেয়।
এবং সবচেয়ে বড় ব্যাপার, অধিগৃহীত জমিতে যে কোনো ধরনের পাকা নির্মাণ বন্ধ রাখতে নির্দেশ দেওয়া হয়। এই সময় উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী কল্যাণ সিংহের সরকারি বাসভবনে একটি বৈঠক হয়। সেই বৈঠকে মন্ত্রিসভার সদস্যদের পাশাপাশি বিশ্ব হিন্দু পরিষদের তৎকালীন অধ্যক্ষ অশোক সিংহলও উপস্থিত ছিলেন। कल्याण सिंह जी, कार सेवकों को मंदिर तक जाने में दिक्कत होती है, जगह जगह बैरिकेड्स लगे हुए हैं, उन्हें हटवाना चाहिए। कल्याण सिंह जी, राम जन्मभूमि से जो बाहर निकलने का मुख्य द्वार है, उस द्वार के बाहर बैरिकेड्स लगे हैं। आखिर उन बैरिकेड्स की जरूरत क्या है? मैं पुलिस प्रशासन से इस बात की जानकारी लेता हूं। देखिए, हमें दी गई जमीन पे हम कोई पक्का निर्माण नहीं कर रहे हैं, लेकिन सरकार इसको समतल तो करवा सकती है। क्या इसके लिए भी कोई कानूनी अड़चन है? অযোধ্যার নিরাপত্তা ব্যবস্থা ঢিলেঢালা করার জন্য কল্যাণ সিংহের ওপর প্রবল চাপ সৃষ্টি করা হতে থাকে এবং খুব দ্রুত ফলও মিলতে থাকে। সেই সময় উত্তরপ্রদেশের ডিজিপি ছিলেন প্রকাশ সিংহ। তার বক্তব্য অনুযায়ী সে সময় রাজ্য সরকার রাম মন্দিরের প্রতি দুর্বল এমন আধিকারিকদের বাড়তি সুবিধা দিতে চাপ দিতে থাকে। सरकार का यह प्रयास था कि अयोध्या और उसके आसपास ऐसे अधिकारी लगें जो उनके कहने के अनुसार चल सकें, और उस समय वहाँ जो एसएसपी थे, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, ख़ासतौर से वो लोग ऐसे चुने हुए लोग थे जो सरकार के इशारे पे सब कुछ करने को तैयार थे। ये बात तो अपनी जगह सही है, और बाद में वही एसएसपी बाद में उनको बीजेपी ने इलेक्शन का टिकट भी दिया था। अयोध्या के इर्द गिर्द जो सुरक्षा व्यवस्था थी उसमें भी उस समय की सरकार चाहती थी ढील दी जाए। এখানেই শেষ নয়, সরকারি ট্র্যাক্টর দিয়ে জমি সমান করার কাজও করা হয়। গোটা ব্যাপারটি সীমা ছাড়ায় তখন যখন 31 অক্টোবর কয়েকজন করসেবক বিতর্কিত কাঠামোয় উঠে পড়ে গৈরিক পতাকা ওড়াতে থাকেন। এদের আটকানোর জন্য কেউ ছিলেন না। অন্যদিকে প্রধানমন্ত্রী ও দেশের সব রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের কাউন্সিল রাষ্ট্রীয় একতা পরিষদে পৌঁছলেন কল্যাণ সিংহ। हमने सुरक्षा के इंतजाम और भी ज्यादा सख्त कर दिए हैं ताकि ढांचा सुरक्षित रहे। मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि इस पर किसी को भी नहीं चढ़ने दिया जाएगा। हम अदालत के आदेश को मानने के लिए बाध्य हैं। ইলাহাবাদ হাইকোর্ট যে কোনো রকম পাকা নির্মাণ বন্ধ রাখতে নির্দেশ দিয়েছিল, এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করে রাম জন্মভূমি ন্যাস। সুপ্রিম কোর্ট বলে, রাম জন্মভূমি বাবরি মসজিদের নিরাপত্তার সম্পূর্ণ দায়িত্ব উত্তরপ্রদেশের কল্যাণ সিংহ সরকারের। এখানেই শেষ নয়, বিতর্কিত জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত ইলাহাবাদ হাইকোর্টের নির্দেশ পালন করুক ইউপি সরকার, এমন কথাও সেদিন বলেছিল সুপ্রিম কোর্ট। আদালতের এই নির্দেশের পরই পরিকল্পনায় বদল আনে সংঘ পরিবার। রাজ্য সরকার বিতর্কিত কাঠামোর কাছে যাতায়াত আরও সহজ করে দেয়। আর যখন নরসিংহ রাও কেন্দ্রীয় বাহিনী পাঠানোর কথা বলেন, তখন কল্যাণ সিংহ সরাসরি স্বরাষ্ট্র সচিবকেই হুমকি দিয়ে বসেন। केंद्र गृह युद्ध जैसे हालात पैदा करना चाहता है। आप हमसे पूछे बिना केंद्रीय सुरक्षा बल भेज रहे हैं। क्या केंद्र राज्य की पुलिस और केंद्रीय सुरक्षा बलों के बीच टकराव चाहता है? এই ঘটনার পর প্রধানমন্ত্রী নরসিংহ রাও দুপক্ষের সঙ্গেই নিজে কথা বলার পরিকল্পনা করেন। নরসিংহ রাও এ ব্যাপারে মনস্থির করছিলেনই এমন সময় বিশ্ব হিন্দু পরিষদ একটি নতুন ডেডলাইন ঘোষণা করে বসে। 19শে জুলাই থেকে কর সেবা শুরু করে দেওয়ার ঘোষণা করা হয়। 9 জুলাই থেকে কর সেবা শুরু হওয়ার কথা ছিল, কিন্তু তার ঠিক দুদিন আগে বিশ্ব হিন্দু পরিষদ নেতারা প্রকাশ্যে হুমকি দিলেন, এবারে কাঠামো ভেঙে ফেলে রাম মন্দিরের মেরামতির কাজ শুরু হবে। নতুন এই কৌশলে ভিএইচপি রাম মন্দির নির্মাণকে রাম মন্দির মেরামতি বলতে শুরু করল। 9 জুলাই অযোধ্যায় 50 থেকে 60 হাজার করসেবক হাজির হয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে একটি কংক্রিটের চাতাল তৈরির কাজও শুরু হয়, যা ইলাহাবাদ হাইকোর্টের নির্দেশের পরিপন্থী। এই চাতাল নির্মাণের ব্যাপারে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী কল্যাণ সিংহকে জিজ্ঞেস করা হলে প্রথমে বলেন কে তৈরি করছে তিনি জানেন না,
পরে এই কল্যাণ সিংহই বলেন, কাজ থামাতে বললে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ বেঁধে যেতে পারে। এদিকে বিজেপি সহ পুরো সংঘ পরিবার কর সেবা থেকে নিজেদের পৃথক করে নেয়। তারা সাফ জানিয়ে দেয়, সরকার সাধু সন্তদের সঙ্গে সরাসরি কথা বলুক। तो बताएं आडवाणी जी, क्या किया जा सकता है? देखिए, हमारा धार्मिक नेताओं पर कोई नियंत्रण नहीं है, आप सीधे उनसे बातचीत करें। अच्छा, मुझे तो लगता था कि संत समाज आपसे सलाह मशवरा करके ही कोई निर्णय लेता है। प्रधानमंत्री जी, आप साधु संतों से क्यों नहीं बात करते? आप साधु संतों को बुलाइए और उनसे चर्चा कीजिए। पर आडवाणी जी, आप कार सेवा तो बंद करवाइए। प्रधानमंत्री जी, हम आपसे पहले भी कह चुके हैं कि हमारा उन पर कोई नियंत्रण नहीं है। বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রীর সাক্ষাতের ঠিক দুদিন পর সাধু সন্তদের একটি প্রতিনিধি দল প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করে। देखिए, यूपी सरकार ने अदालत के आदेशों का पालन नहीं किया, इसी कारण यह गंभीर स्थिति पैदा हुई है। हमें इसका हल निकालना होगा। देखिए प्रधानमंत्री जी, हम सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी आदेश को नहीं मानते। उत्तर प्रदेश सरकार ने कहा है कि वह कार सेवकों के ऊपर कोई भी बल का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर वो बल प्रयोग करते हैं तो प्रदेश में हिंसा होगी। आखिर इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मेरा आपसे अनुरोध है कि आप कार सेवा पर रोक लगा दें। उसके बाद ही समयबद्ध तरीके से राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद का मसला हल किया जा सकता है। ठीक है प्रधानमंत्री जी, आप कहते हैं तो हम कार सेवा रोक देते हैं और हम आपको ये विश्वास दिलाते हैं कि मंदिर का निर्माण भी अभी नहीं करेंगे। इसके लिए हम आपको 3 महीने का समय दे रहे हैं, 3 महीने का। हम कार सेवा नवंबर में प्रारंभ करेंगे। কথা মতো কর সেবা বন্ধ করে দেওয়া হলো। বিতর্কের নিষ্পত্তি করতে প্রধানমন্ত্রী নরসিংহ রাওয়ের হাতে ছিল মাত্র 90 দিন সময়। তখনই একটি বড় ঘটনা ঘটে গেল, যার পর থেকে রাজনীতির পথ চিরকালের জন্য বদলে যেতে পারে। বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং বাবরি মসজিদ অ্যাকশন কমিটির মধ্যে আলোচনা শুরু হল। বিতর্ক মেটাতে নরসিংহ রাও শেষ পদক্ষেপ করলেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এস.বি. চৌহানের সঙ্গে বাবরি মসজিদ অ্যাকশন কমিটি এবং বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মুখোমুখি আলোচনা হয়। ढांचे में काले पत्थर के 14 स्तंभ लगे हैं, उस पर हिंदू कलाकृतियां छपी हुई हैं। इससे साफ है 11वीं सदी के किसी हिंदू मंदिर का हिस्सा था। जनाब, बाबरी मस्जिद के निर्माण के 50 सालों के भीतर 1575-76 में तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। अगर तुलसीदास जी के रामलला के जन्म स्थान को गिराकर मस्जिद तामीर करवाई गई थी, तो उन्होंने इसका जिक्र क्यों नहीं किया? दोबारा जब नरसिम्हा राव आए हैं तो इन्होंने फिर उस बातचीत को शुरू किया, और इनके ज़माने में दूसरे लोग थे। गुलाब सिंह साहब उस वक्त चीफ मिनिस्टर नहीं थे, तो उसमें भगत सिंह शेखावत तो थे और 2-1 लोग और थे। कुमारा मंगलम साहब उसमें उस वक्त गवर्नमेंट के थे, वो मिनिस्टर के से ऑफिशिएट कर रहे थे, बातचीत को कोऑर्डिनेट कर रहे थे। उसमें बातचीत चली और उसमें कई कुछ तरह एक्सचेंज हुए कि उन्होंने हमको लिख के दिया, हमने उनको लिख के दिया, सवाल जवाब हुए। আদালতের বাইরেও অযোধ্যা মামলার নিষ্পত্তি হতে পারে, তখন এমনটাই মনে হচ্ছিল। গোটা দেশ তাকিয়েছিল 8ই নভেম্বরের দিকে, আর তারপর যা ঘটল তা ছিল কতটা আচমকাই। বিশ্ব হিন্দু পরিষদের কেন্দ্রীয় মার্গদর্শক মণ্ডল আচমকাই দিল্লিতে ধর্ম সংসদের বৈঠক ডাকে। দিনটি ছিল 30 অক্টোবর 1992। সমঝোতা আলোচনা বিফল হয়েছে। ধর্ম সংসদে সরাসরি এই ঘোষণা করে দেওয়া হয়,
পাশাপাশি পুরনো দাবি দাওয়াগুলো ফের একবার সামনে আনা হতে থাকে। অর্থাৎ এই বৈঠকেই ভিএইচপি সমঝোতা বার্তা সফল না হওয়ার একতরফা ঘোষণা করে দেয়। একই সঙ্গে 6 ডিসেম্বর থেকে নতুন করে আবার কর সেবা শুরু করে দেওয়ার ঘোষণাও করা হয় এই বৈঠকেই। এই পরিস্থিতিতেই বিশ্ব হিন্দু পরিষদ এবং বাবরি মসজিদ অ্যাকশন কমিটি 8 নভেম্বর ফের একবার আলোচনায় বসে। देखिए, आप मामले को उलझा रहे हैं। आप चाहते ही नहीं है कि हम किसी नतीजे पर पहुंचे जिसे सुप्रीम कोर्ट में रखा जा सके। हम उलझा रहे हैं? अरे मामले को आप लटका रहे हैं। हम जो भी सबूत पेश करते हैं आप उनको मानने को तैयार नहीं। जब तक 6 दिसंबर को कार सेवा शुरू करने का ऐलान आप वापस नहीं ले लेते, तब तक किसी भी तरह की कोई बातचीत करने का कोई तुक ही नहीं है। जिलानी साहब, ये घोषणा धर्म संसद की है, ये साधु संतों का विशेषाधिकार है। हम धर्म संसद पे किसी तरह का बदलाव करने का दबाव नहीं डाल सकते। जब उन्होंने कार सेवा का ऐलान कर दिया तो हम लोगों ने कहा अब बातचीत से क्या फायदा। तो नरसिम्हा महाराज साहब ने भी कहा कि हाँ, ये तो इन्होंने ब्रीच किया है। दो साइड्स हैं, वो अपने अपने मत पर टटे रहे, बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज नहीं करना था। दूसरे साइड का क्या कहना है इसके बारे में उनको कुछ भी इंटरेस्ट नहीं था। আলোচনা মুখ থুবড়ে পড়ল। এই সময় মাধব গোডবোলে অযোধ্যাকে নিয়ে একটি বড় পরিকল্পনার কথা জানালেন প্রধানমন্ত্রী নরসিংহ রাওকে। सर, हमारा प्लान ऑफ एक्शन ये हो सकता है कि 20,000 सेंट्रल फोर्स को अयोध्या भेजें। आर्टिकल 355 के तहत हम ये कर सकते हैं। राज्य में आंतरिक हालात बिगड़ने की सूरत में राज्यपाल की रिपोर्ट को आधार बनाकर इमरजेंसी सिचुएशन में केंद्र हस्तक्षेप कर सकता है। মাধব গোডবোলে একথার উল্লেখ করেছেন তার বই আনফিনিশড ইনিংসে। पूरा प्लान बना कि कैसे रेल, सड़क या वायु मार्ग से कंपनियों को भेजा जाए, वहां कितने तंबुओं, हथियारों, भोजन और अन्य सामान की जरूरत पड़ेगी। साथ में कमांडो यूनिट भी रहेगी जिन्हें ढांचे के आसपास तैनात किया जाएगा। सुरक्षा बलों को कंटीले तार लगाने की ट्रेनिंग दी गई। बम निरोधक दस्ता और डॉग स्क्वाड को तैनात किया जाएगा। आपका ये प्लान कब तक पूरा हो जाएगा? सर, 22 नवंबर या ज्यादा से ज्यादा 23 नवंबर तक हमारा बंदोबस्त पूरा हो जाएगा। 24 नवंबर को आप संसद में इसे अनाउंस कर सकते हैं। उसके साथ ही कल्याण सिंह की सरकार को हटाकर हम यूपी में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। ठीक है, हम इस प्लान को लागू कर सकते हैं। आप इसकी तैयारियां कीजिए। प्रधानमंत्री ने इस पर हामी भरी। 17 नवंबर को मैंने सीआरपीएफ के डीजी डीपी सिंह और आईटीबीपी के डीजी आरके वडेरा को रेलगाड़ी से लखनऊ रवाना कर दिया। इसकी सूचना प्रधानमंत्री को दी। सर, सीआरपीएफ के डायरेक्टर जनरल और आईटीबीपी के डीजी को जरूरी बंदोबस्त के लिए लखनऊ भेज दिया है। बाकी तैयारियां भी हो रही हैं। माधव जी, मैं आपके इस प्लान के बारे में थोड़ा और सोचना चाहता हूं। कुछ समय के लिए आप इसे रोक दीजिए। ठीक है। उन्होंने कहा कि ये तो आप कह रहे हैं वो ठीक है, जरूरत हो तो ये करना पड़ेगा, लेकिन हमारी कोशिश ये है कि हम बातचीत करके इसमें से मार्ग निकालेंगे। अब ये आखिर तक उनका ये प्रयत्न रहा और हम लोगों को ये लगता था कि ये बातचीत से मार्ग निकलने वाला नहीं है और इसके लिए केंद्र शासन जब तक वहाँ यूपी में अपना शासन प्रस्थापित नहीं करती तब तक हम कुछ कर नहीं पाएंगे। এর মধ্যেই প্রধানমন্ত্রী নরসিংহ রাও আলোচনার জন্য উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী কল্যাণ সিংহকে ডেকে পাঠালেন। দিল্লিতে দুজনের বৈঠক হয় 18 এবং 19 নভেম্বর। प्रधानमंत्री जी,
अयोध्या विवाद का एकमात्र हल यही बचा है कि विवादित ढांचे को हिंदुओं को सौंप दिया जाए। कल्याण सिंह जी, ऐसा कैसे हो सकता है? मामला अदालत में है, हम उस पर फैसला कैसे कर सकते हैं? मुस्लिमों को विवादित ढांचे से 15 से 20 किलोमीटर दूर मस्जिद बनाने के लिए मनाया जा सकता है। हमारी सरकार उन्हें जमीन देगी और मस्जिद बनाने के लिए मदद भी करेगी। इस बारे में बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी से बात करने के बाद ही कुछ कहा जा सकता है। आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक अपील दायर करें कि वो भूमि अधिग्रहण के बारे में जल्द फैसला सुनाए और हमारी राज्य सरकार भी जल्द अपील करेगी। ठीक है, आपके सुझाव कैबिनेट कमेटी के सामने रखे जाएंगे। এরপর বিষয়টি উঠল রাজনীতি বিষয়ক ক্যাবিনেট কমিটিতে। यूपी के मुख्यमंत्री कल्याण सिंह जी का कहना है कि जिस जमीन को सरकार ने अपने कब्जे में ले लिया है उसे मूल ढांचे से अलग रखा जाएगा। इसलिए 6 दिसंबर को वहां कार सेवा करने की इजाजत दे दी जाए। कल्याण सिंह जी की बात पर हम भरोसा कर सकते हैं? कल्याण सिंह जी का यह भी तर्क है कि चूंकि उस जमीन पर मुसलमानों ने अपना हक नहीं जताया है, इसलिए उस क्षेत्र में कार सेवा की इजाजत देने में कोई हर्ज नहीं है। हमारी पहली प्राथमिकता देश में कानून और व्यवस्था बनाए रखने की है। जहां तक यूपी के मुख्यमंत्री के सुझाव की बात है तो उस पर हम राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक बुला सकते हैं। 23শে নভেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরসিংহ রাও রাষ্ট্রীয় একতা পরিষদের বৈঠক ডাকলেন। তিনি সেখানে কল্যাণ সিংহের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করতে চেয়েছিলেন, কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় বিজেপি এই বৈঠক বয়কট করে। তাদের বক্তব্য ছিল আগেও এ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। आप एकता परिषद की बैठक में क्यों नहीं गए? जाके क्या करते, क्या हासिल होता? नरसिंह राव ने ये बैठक मुस्लिमों के तुष्टीकरण के लिए बुलाई है। आप ये कैसे कह सकते हैं? कल्याण सिंह जी ने प्रधानमंत्री के साथ बातचीत में ही इसे भाप लिया था और हम केंद्र को चेतावनी देना चाहते हैं कि अगर यूपी सरकार को बर्खास्त किया या विश्व हिंदू परिषद के नेताओं के खिलाफ कार्रवाई हुई तो हमारा आंदोलन और भी ज्यादा उग्र हो जाएगा। और अगर यूपी सरकार बर्खास्त हुई तो हमारे कार्यसेवक अयोध्या के लिए कुछ कर जाएंगे। ঘটনার পরবর্তী অংশের বিবরণ মাধব গোডবোলে তাঁর বইয়ে দিয়েছেন। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री राव ने तय किया कि राज्यपाल की रिपोर्ट मंगवाई जाए और धारा 356 के तहत यूपी सरकार को बर्खास्त कर दिया जाए। राज्यपाल सत्यनारायण रेड्डी 26 नवंबर को दिल्ली आए। उन्हें शाम तक रिपोर्ट देनी थी। उसी दिन सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने ढांचे की सुरक्षा को लेकर हलफनामा दिया। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री तक संदेश भिजवाया कि ऐसे में रिपोर्ट देना ठीक नहीं रहेगा। प्रधानमंत्री मान गए। सारी योजनाएं धरी की धरी रह गई। नरसिम्हा राव ने उनके किताब में ये भी लिखा है कि सर्वोच्च न्यायालय इसके बारे में हर रोज सुनवाई कर रही थी और इसलिए मैं कार्रवाई नहीं कर पाया। ये भी सही नहीं है, क्योंकि एक सुनवाई में ये जब परिस्थिति कि क्या वहाँ पर कितनी एक्सप्लोजिव परिस्थिति है, ये कोर्ट के सामने जब लाया गया था तब कोर्ट ने ये भी कहा था कि शासन अपना योग्य जो सही ठहरे वो कार्रवाई कर सकती है। কল্যাণ সিংহ সরকারকে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্ত স্থগিত হয়ে গেলেও সবার চোখ ছিল জমি অধিগ্রহণ নিয়ে এলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়ের ওপর। बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी तार बोई माई कंट्री माई लाइफ लिखेছেন, अगर अदालत उस जमीन के अधिग्रहण को वैध बताती तो पूरी जमीन पर राम मंदिर के निर्माण का रास्ता साफ हो जाता।
और अगर अदालत अधिग्रहण को गलत बताती तो राम जन्मभूमि न्यास अपने हिस्से की जमीन पर मंदिर निर्माण के लिए स्वतंत्र होती। दोनों ही सूरत में विवादित ढांचे से कार सेवकों का कोई मतलब ही नहीं रहता। मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी, संघ परिवार के नेता और साधु संत कई बार इस सिलसिले में प्रधानमंत्री से मिले और उनसे यही अनुरोध किया, लेकिन उन्होंने एक बार भी भरोसा नहीं दिलाया कि वो इलाहाबाद हाई कोर्ट से फैसला जल्द सुनाने की अपील करेंगे। अगर उस दिन भी अदालत ये फैसला दे देती कि जो विवादग्रस्त जमीन नहीं है और जिस पर श्री नारायण दत्त तिवारी के जमाने में शिलान्यास किया गया था, अगर वहां से मंदिर बनाने की इजाजत दे देती तो ढांचा नहीं गिरता, ढांचा गिराने की जरूरत नहीं थी, आगे बातचीत करके मामला सुलझाया जा सकता था। নরসিংহ রাও এবং তাঁর সরকারের দ্বিধার মূল কারণ ছিল রাম মন্দিরের নকশা, যা বানিয়েছিল বিশ্ব হিন্দু পরিষদ। এই নকশা মোতাবেক বিতর্কিত কাঠামোকেই প্রস্তাবিত মন্দিরের গর্ভগৃহ বলা হয়। এদিকে ইলাহাবাদ হাইকোর্টে রায়দানের দিন ক্রমেই পিছোচ্ছিল। প্রথমে জমি অধিগ্রহণ মামলায় 1992 এর 30 নভেম্বর ইলাহাবাদ হাইকোর্টের রায়দানের কথা ছিল। পরবর্তী তারিখ দেওয়া হয় 4 ডিসেম্বর। তারপর 11 ডিসেম্বর পর্যন্ত রায়দানের দিন পিছিয়ে দেওয়া হয়। অন্যদিকে লক্ষাধিক করসেবক ইতিমধ্যেই অযোধ্যায় হাজির হয়ে গিয়েছিলেন। 5 ডিসেম্বর 1992 লখনৌ, অর্থাৎ বিতর্কিত কাঠামো ভেঙে ফেলার ঠিক আগের দিন বাজপেয়ী এবং আডবাণী একটি বড় সমাবেশ করলেন। জমি সমান করার কথাও বাজপেয়ী এখানেই বলেছিলেন। ये ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जब तक अदालत में लखनऊ की बेंच फैसला नहीं करती आपको निर्माण का काम मत करना। मगर सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि आप भजन कर सकते हैं, कीर्तन कर सकते हैं। अब भजन एक व्यक्ति नहीं करता, भजन होता है तो सामूहिक होता है, और कीर्तन के लिए तो और भी लोगों की आवश्यकता होती है। और भजन और कीर्तन खड़े खड़े नहीं हो सकते। जब तक खड़े रहेंगे वहां नुकीले पत्थर निकले उन पर तो कोई नहीं बैठ सकता। तो जमीन को समतल करना पड़ेगा, बैठने लायक बनाना पड़ेगा। यज्ञ का आयोजन होगा तो कुछ निर्माण भी होगा, कम से कम पेटी तो बनेगी। आज उत्तर प्रदेश में शासन कर रहे हैं, कल्पना है कि कल देश पर शासन हो, और इसीलिए हम एक तरफ को अपना संकल्प उसको कमजोर होने नहीं देंगे। हमारा संकल्प है, उस संकल्प की पूर्ति के लिए बलिदान करना होगा तो बलिदान करेंगे, त्याग करना होगा त्याग करेंगे, सरकार की कुर्बानी देनी होगी सरकार की कुर्बानी देंगे, लेकिन उत्तरदायित्व की भाषा नहीं छोड़ेंगे, उत्तरदायित्व का आचरण नहीं छोड़ेंगे। यह चीज है जिन दोनों का सम्मिश्रण, एक तरफ तो कोर्ट का आदर, दूसरी तरफ जनादेश का आदर। जनादेश है मंदिर बनना चाहिए, और नई दिल्ली में बैठे हुए शासक इस बात को समझ रहे। অটল আডবাণী জুটি মন্দির নির্মাণে সংকল্পের কথা বলছিলেন। অন্যদিকে নরসিংহ রাও দুদিক থেকেই প্রবল চাপের মুখে পড়ে গিয়েছিলেন। वो दबाव में थे कांग्रेस के एक तरफ से कि कोई एक्शन मत ले लीजिए, दूसरी तरफ से हम लोगों का दबाव था कि एक्शन ले लीजिए। तो उनको निर्णय करना था और वो निर्णय नहीं कर पाए। आपको पता है कि निर्णय नहीं करना ये भी एक निर्णय होता है। तो वो निर्णय उन्होंने किया कि किसी भी बात पे निर्णय ही नहीं करना, क्योंकि उन्होंने एक जो कैलकुलेशन की वो ये थी कि इसको मैं राजनीतिक तरीके से संभाल लूंगा। वो ये नहीं समझे कि ये जो वहाँ की स्थिति है, ये जो कन्वेंशनल पुराने राजनीतिक नेता हैं, वाजपेयी जी हैं, आडवाणी जी हैं, उनके नियंत्रण में नहीं है। और मैं ये भी नहीं मानता कि मुरली मनोहर जोशी के या उमा भारती के भी नियंत्रण में ये थी। ये जो क्राउड से जो भीड़ थी, इसके एक्टिविस्ट लोग
और थे। চলে এলো 6ই ডিসেম্বর। অযোধ্যায় করসেভার সময় ধার্য করা হয়েছিল বেলা 12:15। প্রথমে রামলালার পুজো, তারপর প্রতীকী করসেভা। সুপ্রিম কোর্টের হলফনামায় এটাই তো বলা হয়েছিল। সেই মুহূর্তে অযোধ্যায় প্রায় 2 লক্ষ করসেবক উপস্থিত। वहीं पर हम लोग थे, मौजूद थे, और सारे पत्रकारों को बगल में एक मानस भवन है, वो 4-5 मंजिली ऊंची बिल्डिंग है, उसके ऊपर छत पे सबको वहीं पर किया गया था। भीड़ बहुत थी, तो सारे पत्रकारों को ले जाकर वहीं से हम लोग पूरा साइट देख रहे थे। भाषण चल रहा था एक तरफ उनका, विश्व हिंदू परिषद वालों का, और जो भी उसमें जुड़े लोग थे। उसी समय जत्था का जत्था भीड़ का कारसेवकों जो है इकट्ठा थे, वहाँ पर उस प्लाट की तरफ बढ़ने लगा, और थोड़ी देर में वो लोग उस सबको बैरिकेडिंग वगैरह तोड़कर और उस ढांचे पर, मस्जिद जो कहते हैं, उसके ऊपर चढ़ गए और अचानक तोड़ना चालू कर दिया। বেলা 12টা এক কম বয়সী করসেবক কাঠামোয় চড়তে শুরু করলেন। তাকে দেখতে পেয়েই করসেবকের দল কাঠামোর দিকে দৌড় শুরু করে। হাতে হাতুড়ি, ছি, শাবল, অনেকেই সঙ্গে করে পুলিশ কর্মীদের লাঠিও নিলেন। তারা সবাই উপরে উঠতে শুরু করলেন। বেলা 12:15 করসেভা শুরুর মুহূর্ত। কাঠামো ভাঙা শুরু হলো। और तोड़ने वाले उसको तोड़ते रहे। पुलिस फोर्स वगैरह सब अगल बगल जहाँ थी, सब कोई कुछ कर नहीं पाई। इतनी भीड़ को कोई कंट्रोल नहीं कर पाया। 2 लाख लोग वहाँ पर इकट्ठा होने के बाद गवर्नमेंट क्या कर सकती थी, इसके बारे में बहुत सारी रेस्ट्रिक्शंस थी। क्योंकि आप अगर कुछ एक्शन तब लेते, तब फायरिंग के बिना और कुछ भी कर नहीं पाते आप। और फायरिंग करना, 2 लाख लोगों के ऊपर फायरिंग करना और पुलिस एक्शन लेना, ये तो सही नहीं था। করসেবকরা বিতর্কিত কাঠামো ভেঙে ফেলছিল। ঠিক এই সময় পাশেই তৈরি করা অস্থায়ী মঞ্চে ভিএইচপি নেতাদের সঙ্গে বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আডবাণী, মুরলী মনোহর যোশী, উমা ভারতী এবং প্রমোদ মহাজন উপস্থিত ছিলেন। मैंने देखा मुरली मनोहर जोशी, साध्वी रीतांबरा, उमा भारती बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे थे, गले मिल रहे थे। जब ये शुरुआत हुई तो मैंने आगे कुछ महिलाएं थीं जो बिल्कुल ठीक सामने थीं, वो गुलाल भी उन्होंने उड़ाया। पहले जब ये अभी गुम्मत तब मौजूद थी, तब वो सिर्फ काम ही शुरू हुआ था। और इन सब में मुझे लगा कि आडवाणी जी जरूर कुछ परेशान से, उनकी बॉडी लैंग्वेज से लग रहा था कि वो इनसे थोड़े से अलग हैं। लालकृष्ण आडवाणी के सैडेस्ट डे वाले मैसेज की बात इसलिए कर रहा हूं कि बाकी लोगों का इन्वॉल्वमेंट अगर मूक दर्शक की तरह था कि बाहर हाशिए पर खड़े होकर वो तमाशा देख रहे थे या होने दे रहे थे चीजें, वो उस पूरे घटनाक्रम का हिस्सा थे। उस मंच से उनका भी भाषण हुआ था, उस मंच से वो भी बोले थे जहां जिसके सामने बाबरी मस्जिद तोड़ी गई। उस मंच के सामने वो भी थे जिसमें बाबरी मस्जिद टूटने के बाद मुरली मनोहर जोशी की पीठ पर कूदकर उमा भारती चढ़ गई थी और मुस्कुरा रही थी। उस शहर में उस वक्त ये सब लोग मौजूद थे, इसलिए उनका ये कहना कि ये सैडेस्ट डे था, सिर्फ मौका परस्ती मैं नहीं कहूंगा, शायद ये एक एहसास भी उनके अंदर था कि ये गलत हो गया। বিতর্কিত কাঠামো ভেঙে ফেলার সময় প্রধানমন্ত্রী নরসিংহ রাও কি করছিলেন? প্রবীণ কংগ্রেস নেতা এবং নরসিংহ রাও মন্ত্রিসভার মানব সম্পদ উন্নয়ন মন্ত্রী অর্জুন সিংহের দাবি, নরসিংহ রাও নির্দেশ দিয়েছিলেন তিনি কারো সঙ্গে দেখা করবেন না, কারো ফোন ধরবেন না এবং তাকে যেন কোনো অবস্থাতেই বিরক্ত না করা হয়। যদিও এ বিষয়ে স্বরাষ্ট্র সচিব মাধব গোডবোলে এবং সমঝোতা করানোর ব্যাপারে অগ্রগণ্য আইপিএস অফিসার কিশোর কুণালের বিবরণ একেবারেই আলাদা। उनको हर घंटे क्या हो रहा है ये पूरी तरह से बताया जा रहा था। मैं बता रहा था, डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो वैद्या साहब है, वो बता रहे थे, दूसरे कई लोग होंगे वो भी बता रहे होंगे। तो ऐसी बात नहीं है कि उनको पता नहीं था क्या चल रहा था। 6 दिसंबर को 12:30 बजे से हर आधे घंटे पर उनको खबर दी गई थी, और खबर कोई उनके कार्यालय को नहीं दी गई थी, उनको दी गई थी, और सब वे सुनते रहे। और उसके बाद प्रकट जरूर हुए 6 बजे के बाद। 6 ডিসেম্বর প্রধানমন্ত্রী ছিলেন নিজের বাসভবনে। তৎকালীন আধিকারিকদের বক্তব্য অনুযায়ী অযোধ্যার কর্মকাণ্ডের প্রতি মুহূর্তের খবরাখবর পৌঁছচ্ছিল প্রধানমন্ত্রী রাওয়ের কাছে।
প্রশ্ন ওঠে এই ঘটনা রুখতে তিনি কিছু করলেন না কেন। 1999-তে নরসিংহ রাও এ ব্যাপারে সাংবাদিক শেখর গুপ্তকে বলেছিলেন, उन्होंने कहा कि जो लोग तोड़ने आ रहे थे भीड़ में, इतनी बड़ी भीड़ में, वो क्या कह रहे थे? वो राम 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 बोल रहे थे। और उसी तरह से जो मेरी वहां पे सेनाएं थी, बीएसएफ, सीआरपीएफ, पुलिस जो भी थी, अगर वो गोली चलाती, जब इंसान दूसरे इंसान को गोली मारता है तब मुंह पे उसका क्या नाम आता है? भगवान का नाम ही आता है। तो उसने बोला कि एक तरफ ये हथियारबंद लोग राम राम बोलते हैं और एक तरफ ये हुजूम लोगों के राम राम बोलते हैं, और कभी आपस में मिल गए होते, क्योंकि वो बहुत इमोशनल स्थिति थी उस समय। और दूसरा उन्होंने ये कहा कि मैं कल्याण सिंह की सरकार को निकाल देता, बीजेपी की सरकार को, लेकिन सरकार निकालने के बाद एकदम दूसरी सरकार तो नहीं बन सकती। तो जो हो रहा था अयोध्या में तभी हो रहा था, तो 24 घंटे 26-36 घंटे वैक्यूम रहता, कुछ भी वहाँ पे अथॉरिटी नहीं होती है यूपी में और अयोध्या में। तो इससे और फिर किसी की अकाउंटेबिलिटी भी नहीं होती, क्योंकि बीजेपी की सरकार कहती है तो थे ही नहीं, हमको तो पहले निकाल दिया था। কিন্তু মন্দির আন্দোলনকে সপ্তমে পৌঁছে দেওয়া বিজেপি নেতা লালকৃষ্ণ আডবাণী 6 ডিসেম্বর কি করছিলেন তা নিয়ে দুটি পৃথক বক্তব্য রয়েছে আমাদের কাছে। আডবাণী তাঁর বইয়ে লিখেছেন, मैं रामकथा कुंज पर बने स्टेज पर अन्य नेताओं के साथ मौजूद था। सुबह 10 बजे विवादित ढांचे की गुंबद पर कुछ कार सेवक चढ़ गए। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। उनसे नीचे उतरने की अपील की गई, लेकिन उन पर कोई असर ही नहीं पड़ा। उन्होंने गुंबद को तोड़ना शुरू कर दिया। मैंने विजयाराजे सिंधिया और उमा भारती से अपील करने को कहा, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं हुआ। उमा भारती वहां गई और वापस आकर कहा कि कार सेवक मराठी में बोल रहे हैं। तब मैंने प्रमोद महाजन से वहां जाने को कहा। प्रमोद ने वापस आकर कहा कि कार सेवक मान नहीं रहे हैं। मैंने अपनी सुरक्षा में लगी महिला पुलिस अधिकारी से मुझे वहां ले जाने को कहा, लेकिन उसने सुरक्षा कारणों से मना कर दिया। मैं फिर मुख्यमंत्री कल्याण सिंह से बात करने के लिए टेलीफोन की तलाश में वहां से निकला। बहुत खोजने पर टेलीफोन तो मिला, लेकिन मेरा मुख्यमंत्री से संपर्क नहीं हो सका। तभी मैंने सुना कि पहला गुंबद गिरा दिया गया। मैं वापस भागा। स्टेज पर मौजूद सभी लोग जहां स्तब्ध थे, वहीं नीचे कार सेवक खुशी मना रहे थे। देखते ही देखते दूसरा और तीसरा गुंबद भी गिर गया। वहां मिठाई बांटी जा रही थी और मुझे भी दी गई, लेकिन मैंने मना कर दिया, कहा कि आज मैं मिठाई नहीं खाऊंगा। এটা লালকৃষ্ণ আডবাণীর বিবরণ। যদিও এই ঘটনার তদন্তের জন্য তৈরি করা লিবারহান কমিশনের রিপোর্ট কিন্তু অন্য কথা বলছে। লিবারহান কমিশনের রিপোর্ট অনুযায়ী আডবাণী, মুরলী মনোহর যোশী, বিজয়রাজে সিন্ধিয়ার মতো নেতারা দুর্বল প্রচেষ্টা করেছিলেন। হয়তো সংবাদ মাধ্যমকে দেখেই এই আবেদন করা হচ্ছিল। যখন আডবাণী এবং অন্যান্য নেতাদের আবেদন নাকচ করে দেওয়া হলো, তখন তারা করসেবকদের নিরাপত্তা রক্ষীদের ভয় দেখান, বলেন প্রচুর রক্তপাত হবে। এই হুঁশিয়ারিতে করসেবকরা আরও রেগে যান এবং কাঠামো ভাঙার কাজ আরও দ্রুততার সঙ্গে হতে থাকে। এমনিতেও করসেবকরা নিরাপত্তা রক্ষীদের একেবারেই ভয় পাচ্ছিলেন না। কল্যাণ সিংহ সরকার সবচেয়ে বড় যে ভুল করেছিলেন তা হল করসেবকদের ওপর গুলি চালানো হবে না এই নির্দেশ তিনি প্রচার করে দিয়েছিলেন। जब 2 लाख लोग कार सेवक यहाँ पर पहुँचने वाले थे, तब आपने अगर ये डिक्लेयर किया कि हम बल का प्रयोग नहीं करेंगे, तो आप समझ सकते हैं कि क्या चीज होने वाली है वहाँ पर। এখানে হালুয়া খেতে আসিনি, পুলিশের গুলি খেতে এসেছি। একদিকে এই স্লোগান দিচ্ছিলেন করসেবকরা, অন্যদিকে পুলিশের কাছে উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী কল্যাণ সিংহর লিখিত নির্দেশ ছিল কোনো অবস্থাতেই গুলি চালানো যাবে না। এমনকি দুপুর 1:25 ইন্দো টিবেটান বর্ডার পুলিশের ডিজি তাঁর 2টি ব্যাটালিয়ন নিয়ে সামনে এগিয়ে যাওয়ার অনুমতি চাইলেন কালেক্টরের কাছে। তিনি বললেন সংশ্লিষ্ট জায়গার ম্যাজিস্ট্রেটের কাছ থেকেই যেন তিনি নির্দেশ নেন। পরের 3 ঘন্টা ধরে ডিজি ম্যাজিস্ট্রেটকে খুঁজে বেরিয়েছিলেন। ততক্ষণে তৃতীয় গম্বুজটিও ভূপতিত। 6 ডিসেম্বর সন্ধে পর্যন্ত সুপ্রিম কোর্ট অযোধ্যার ঘটনা নিরীক্ষণ করছিল। কোর্ট বিতর্কিত কাঠামো ভেঙে ফেলায় অসন্তোষ এবং দুঃখ জানিয়েছিল।
ইউপি সরকারের প্রবীণ আইনজীবী কে বেণুগোপালের কাছে জবাবদিহি চাওয়া হয়। বেণুগোপাল বলেন, আমাকে আমার পক্ষ ভুল বুঝিয়েছে, লজ্জায় আমার মাথা হেঁট হয়ে গিয়েছে। বিজেপি নেতা এল.কে. আডবাণী এবং অটল বিহারী বাজপেয়ী ঘটনায় দুঃখ প্রকাশ করেন, কিন্তু বিতর্কিত কাঠামো ভেঙে গুঁড়িয়ে দেওয়ার জন্য কোনো দিন তারা ক্ষমা প্রার্থনা করেননি। एक दुर्घटना थी जो हो गई, कोई नहीं चाहता था कि ढांचा इस तरह से तोड़ा जाए। ढांचे की जगह मंदिर बनाने की योजना जरूर थी, लेकिन अगर केंद्र सरकार दूसरी जगह मंदिर का श्री गणेश करने की इजाजत दे देती तो ढांचा टूटने की घटना थी। সন্ধ্যে 7টায় সমান করে ফেলা বিতর্কিত কাঠামোর ঠিক একই জায়গায় রামলালা, লক্ষণ, সীতাজি এবং হনুমানজির মূর্তি রেখে দেওয়া হলো। নকশা মোতাবেক এখানেই ছিল মন্দিরের গর্ভগৃহ। এরপর শুরু হলো অস্থায়ী মন্দির তৈরির কাজ। সবকিছুই যেন চলছিল পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি মেনেই, যেন আগে থেকেই লিখে রাখা কোনো চিত্রনাট্য। আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, বিতর্কিত কাঠামো ভেঙে ফেলার সময় উত্তরপ্রদেশে ছিল কল্যাণ সিংহের সরকার, আর অস্থায়ী মন্দির নির্মাণের সময় সেখানে জারি রাষ্ট্রপতি শাসন, অর্থাৎ পরোক্ষে কেন্দ্রে ক্ষমতায় কংগ্রেস সরকার। দিল্লিতে সে সময় চলছিল কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার জরুরি বৈঠক, যাতে উত্তরপ্রদেশের কল্যাণ সিংহের সরকারকে বরখাস্ত করার প্রস্তাব রাষ্ট্রপতির কাছে পাঠানো হয়। যদিও কল্যাণ সিংহের দাবি তিনি আগেই ইস্তফা দিয়েছিলেন। अधिकारियों का और कर्मचारियों का किसी रूप में कहीं कोई दोष नहीं, कोई कसूर नहीं, कोई कमी नहीं। सारी जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूं, स्वीकार करता हूं। किसी कोर्ट में केस चलना है तो मेरे खिलाफ चलाओ, किसी कमीशन ऑफ इंक्वायरी के अंदर कोई इंक्वायरी होनी है तो मेरे खिलाफ कराओ। एनआईसी की मीटिंग में मैंने स्पष्ट किया था कि गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा, गोली नहीं चलाऊंगा। 6 दिसंबर को लगभग 1 बजे जब केंद्र सरकार के गृह मंत्री श्री एस.सी. चौहान साहब का मेरे पास फोन गया और कहा कि हमारे पास ये सूचना है कि कार सेवक गुम्बद पर चढ़ गए, आपके पास क्या सूचना है? तो मैंने कहा कि मेरे पास थोड़ा सा एक कदम आगे की है कि कार सेवक गुम्बद पर चढ़ गए हैं और कार सेवकों ने गुम्बद को तोड़ना भी शुरू कर दिया। 6 ডিসেম্বর বিতর্কিত কাঠামো তো ভাঙা হলো, কিন্তু এতে কি অযোধ্যা সমস্যার সমাধান হলো? না। এরপর প্রায় 2 মাস গোটা দেশে ছড়িয়ে পড়ল হিংসার দাবানল। প্রাণ হারালেন 2000 মানুষ। গুজরাটে 246, মধ্যপ্রদেশে 120, আসামে 100, উত্তরপ্রদেশে 201 এবং মুম্বাইয়ে 800। এরপর 1993-এ মুম্বাইয়ে ধারাবাহিক বিস্ফোরণ হয়। সাধারণ নির্বাচন হলো, বিজেপি 161টি আসন পেল, কিন্তু সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেল না। সরকার চলল মাত্র 13 দিন। 2 বছর বাদে ফের প্রধানমন্ত্রী হলেন অটল বিহারী বাজপেয়ী। কিন্তু রাম মন্দির তো তবুও হলো না। আদালতে এখনো চলছে অযোধ্যা মামলা।